ओके बच्चों, जागृति लर्निंग ऐप में आप सभी का वेलकम है। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से अपन किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो प्रकृति होती है वो अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कैसा होता है, अणुचुंबकीय प्रकृति का। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हर एक ऑक्सीजन के पास में दो दो लोन पेयर होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन का विन्यास लिखें तो ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2s2 2p4। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन के पास में अगर आप देखो तो इसने अपने दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, मदद से यहाँ पे दो बंध बना लिए दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में। और अभी ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर बचे हुए हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर। ये क्या है, दोनों के दोनों लोन पेयर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एकाकी युग्म। अब इस तरीके से अगर आप ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रतिचुंबकीय दिखाई देगी आपको, क्योंकि आपके पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर किसी अणु के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी प्रकृति होती है अणुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन के पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ऑक्सीजन की प्रकृति अणुचुंबकीय होती है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग बात करें, और जो चीज एक्सपेरिमेंटली होती है बच्चों वही सही होती है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन अणुचुंबकीय प्रकृति की होती है। अर्थात ऑक्सीजन अणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, लेकिन यहां पे तो ऑक्सीजन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे समझाएं, तो इस चीज को समझाने के लिए एक थ्योरी आई जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। वो बिल्कुल अच्छे से इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ऑक्सीजन अणुचुंबकीय प्रकृति की होगी। ठीक है ना, तो देखो, और जो आणविक कक्षक सिद्धांत है, देखो जो अपना आणविक कक्षक सिद्धांत होगा, आणविक कक्षक सिद्धांत जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, it is valid up to 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये मैक्सिमम आपके 20 इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम, तो उन्हीं के लिए ये थ्योरी वैलिड होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये एक ऐसी थ्योरी है, ऐसा कोई पेपर बच्चों हो नहीं सकता, चाहे वो आप नीट का पेपर ले लो, चाहे वो आप जेईई का पेपर ले लो, और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो अपन वही कंपटीशन पर्पज से जैसे अपन को इसको कंप्लीट करना है, तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा समय अपने पास में कंपटीशन में होता नहीं है। ठीक है, तो मैं अपन टू द पॉइंट मैं आपको इसको कवर करा देता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपन को कैसे कंप्लीट करनी है, किस किस तरीके से क्वेश्चन अपन से इसमें से पूछे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं एमओटी की, प्यार से अपन इसको एमओटी कहेंगे। ठीक है, देखो जिस प्रकार
परमाणु के अंदर परमाणुीय कक्षक होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में आणविक कक्षक पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर परमाणुीय कक्षक होते हैं ना, जैसे अपन लोगों ने पढ़े 1s 2s 2p, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार अणुओं में भी कक्षक पाए जाते हैं, और अणुओं के जो कक्षक होते हैं उनको अपन लोग सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ठीक, अगर हमें कभी भी किसी भी अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी तक तो आप लोगों ने परमाणुओं के लिखे हैं, अभी तक तो जो हम लोगों ने विन्यास लिखे हैं बच्चों वो परमाणु के लिखे हैं। कभी सोचा आपने आपसे अपन ये कहें कि ऑक्सीजन का विन्यास लिखो तो क्या लिखेंगे अपन? 1s2 2s2 2p4। अब आपसे कहे कि भाई O2 का विन्यास लिखो, कभी सोचा आपने O2 का विन्यास कभी लिखा है आप लोगों ने? तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम लोग विन्यास के रूप में इस आणविक कक्षक थ्योरी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग विन्यास लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अपने पास में जो विन्यास अगर हमको लिखने हैं उसके दो केस है अपने पास में, किस तरीके से हम लोग विन्यास को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अणु जिनमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका विन्यास आप कैसे लिखोगे? उनका विन्यास लिखने का तरीका बच्चों क्या होता है? आप ऐसे लिखोगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर आप लिखोगे पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये तरीका है ऐसे अणु जिनके अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके विन्यास को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे अणु जिनमें 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका विन्यास कैसे लिखोगे? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर हम लोग इसका विन्यास कैसे लिखेंगे अपन? सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बच्चों अपने विन्यास लिखने के तरीके हैं, डिपेंड करता है अपने पास में किस तरह का अणु दिया हुआ है और अपन उसका कैसे विन्यास लिखेंगे। तो इस तरीके से आप किसी मॉलिक्यूल के विन्यास को लिख सकते हो। ठीक है, तो जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके विन्यास तो अपन वैसे लिखेंगे, और ऐसे अणु जिनमें 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विन्यास को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं और इसको करते हैं। मुझे लिखना है बच्चों N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? N2 के अंदर होते हैं बच्चों टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कौन सा क्रम फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको भी बताया कि अगर मान लो अगर किसी के अंदर 14 अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन है तो अपन इस तरीके से उसका विन्यास लिखेंगे। आ रही बात समझ में आपको? तो देखो अब अपन कैसे विन्यास लिखेंगे, आप देखो नाइट्रोजन का अगर मैं विन्यास लिखूं, एक नाइट्रोजन परमाणु का, तो वो विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2
2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2p में आपके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो हो गया केवल नाइट्रोजन परमाणु का विन्यास। अब मुझे N2 अणु का अगर विन्यास लिखना है तो उसको बच्चों अपन इस तरीके से लिखेंगे कि एक नाइट्रोजन का 1s कक्षक दूसरे नाइट्रोजन के 1s कक्षक, यानी कि जो ये दोनों परमाणु कक्षक हैं, ये दोनों परमाणु कक्षक जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो नए आणविक कक्षक बनते हैं। तो जितने परमाणु कक्षक आपस में एक दूसरे से मिक्स होंगे उतने ही नए आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने N2 के लिए यहां लिया मैंने एक नाइट्रोजन का 1s, और ये है बच्चों अपने पास में दूसरे नाइट्रोजन का 1s। तो ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो जितने परमाणु कक्षक मिक्स होंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये है AO, एटॉमिक ऑर्बिटल, जिन्हें हम लोग बोलते हैं परमाणु कक्षक। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो 2 नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे, एक की ऊर्जा ऊपर होगी और एक की ऊर्जा थोड़ी कम होगी। ठीक है ना, ये अपने क्या है, एक ऊर्जा की लाइन है। यहां से यहां जाने पर जो ऊर्जा है वो इंक्रीज हो रही है, एनर्जी। तो इसका नाम हो जाएगा, अब यहां पे भी क्या हो जाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन अपन बाद में फिलअप करते हैं, पहले अपन ये बना लेते हैं। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा अपने 2s, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ठीक है, ये जो मैं बीच में बना रहा हूं बच्चों यही है अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हो गए AO, ये भी क्या है AO, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, फिर अपना क्या था इसके अंदर ऑर्डर, हम लोगों ने क्या लिखा था, सबसे पहले आएगा आपका ये हो गया अपने पास में 2s वाला, फिर पाई 2px पाई 2py। फिर देखो आपके पास में अब नाइट्रोजन के पास में ये 3 कक्षक हैं, ये हो गया अपना एक नाइट्रोजन के 3, ये दूसरे नाइट्रोजन के बच्चों 3 हो गए, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक नाइट्रोजन का 2p कक्षक, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2p कक्षक। ठीक है, तो देखो 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो नए भी कितने जनरेट होंगे, यहां पे 6 ही जनरेट होंगे, जिन्हें अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। तो ये जो मैंने बीच में बनाया बच्चों इनको बोलते हैं अपन मोलिकुलर ऑर्बिटल। चलो अब अपन इनकी फिलिंग कर लेते हैं। देखो इसमें अपन को टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से आपको बना। अब इनके नेम क्या हो जाएंगे, इसे हम बोलेंगे सिग्मा 1s, इसे हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसे बोलेंगे सिग्मा 2s, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s, इसे बोलेंगे पाई 2px पाई 2py, इसे बोलेंगे सिग्मा 2pz, इसे बोलेंगे अपन पाई स्टार 2px, और ये हो जाएगा बच्चों पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो बीच वाले मैंने यहाँ पे बनाए हैं इनको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आप इसके अंदर अगर देखें, क्या इसके पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो जब इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी बच्चों, अनुचुंबकीय, जो कि हम लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लेन की। ठीक, कंपटीशन में आपको इतने ज्यादा डब्बे वब्बे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात, कंपटीशन में अगर आपको करना हो तो आप सीधा इस तरीके से बनाए 1 2 3 4, इस तरीके से आप बनाए कंपटीशन के अंदर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास में कि अपन इतने सारे वहां डब्बे बनाते फिरे। हरी बात समझ में? तो देखो
देखो कैसे, ये हो गया आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिलअप करने हैं तो आप डायरेक्ट इसके अंदर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दोनों को आप कंपेयर कर लो। सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने रखे, यहाँ पे 2 रखे, उधर भी 2 हैं। सिग्मा स्टार 1s के अंदर, अब देखो दोनों में क्या होगा, टाइम का अपना सेविंग हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको डब्बे बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। इस तरीके से आपसे एक सिंगल लाइन खींचे और उसके अंदर फटाफट अपन को ये इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भाई अपने कोई कॉपी तो चेक करने वाला है नहीं, अपन को तो गोले भरने वहाँ कॉम्पिटिशन के अंदर, तो अपन जितना जल्दी कर सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में, उस तरीके से अपन को वहाँ पे करना होगा। मैं एक तरीका और बताऊंगा जिसमें आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा जिसमें आपको ये भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस केवल आप क्वेश्चन को देखो, मुस्कुराओ और आंसर भर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, क्वेश्चन देख करके हंसना है और एक गोला भर देना है, आपको वो आंसर करेक्ट होगा। वो भी मैं तरीका बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो। तो यानी कि इसके पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि N2 की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। ये किस प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, अनुचुंबकीय हो जाएगी। ठीक है, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। अब देखो अपन ने वही क्रम रखा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। अगर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन इस तरीके से उसका विन्यास लिखेंगे, और अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर अपन इस तरीके से उसका विन्यास लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को लिखना है O2 का विन्यास। O2 अणु को मेरे को बनाना है। ऑक्सीजन का विन्यास लिखूं मैं, तो ऑक्सीजन का जो विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। 1s के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और p के अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2s 2p। ठीक है, अब मेरे को अगर O2 अणु का लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे, वही तरीका था, आप ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास में, दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, दिस इज सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। टोटल मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, देखो आप O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, O2 के अंदर टोटल मेरे को 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। तो 1 बाई 1 अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो अब आपको दिख गए यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो किस प्रकृति की होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति की। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे O2 अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। इसका कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है।
इसका कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण O2 की जो प्रकृति होगी बच्चों वो अनुचुंबकीय प्रकृति की होगी। ठीक है, तो ये तो वो आपको इस तरीके से करना है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर अपन को इतना भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ट्रिक किस तरीके से अपन को करना है। डायरेक्ट अगर अपन को करना हो तो यदि किसी अणु में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो वह अणु प्रतिचुंबकीय होगा। यदि किसी अणु में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वह अणु कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है बच्चों, और वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जिसे हम लोग याद रखेंगे बोस वर्ड से। जिसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? बोस वर्ड से। यानी कि बोस वो वर्ड है जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर अणु जो है वो सम संख्या में है, लेकिन फिर भी ये किस प्रकार के होते हैं? अनुचुंबकीय प्रकृति के। तो बोस का मतलब हो गया B2, O2 और S2। इनकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय, भले ही इनमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों अपना पहला केस, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या लगाएंगे अपन? यदि किसी अणु में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। हटाओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आप गिने। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, इवन है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। ये एक एक्सेप्शन आता है कि इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है लेकिन फिर भी अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, ये हर तरह के क्वेश्चन पे वैलिड है। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब भी आपको प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय निकालना है, इस तरीके से आप करोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, निम्न अणुओं की, निम्न स्पीशीज की अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय प्रकृति लिखिए। निम्न अणुओं की आपको क्या लिखनी है? अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय प्रकृति लिखनी है। तो जैसे मान लो मैंने यहां लिखा N2, N2 माइनस, N2 प्लस, फिर आप ले लो जैसे मान लो C2, फिर आप ले लो जैसे मान लो B2, फिर आप ले लो जैसे मान लो O2, फिर आप ले लो जैसे मान लो Cn माइनस, सेवंथ आप ले लो जैसे मान लो NO प्लस। ठीक है, तो ये आपसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो पूछे जा सकते हैं। इनकी अपन को अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति को दर्शाना है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, मैंने अभी आपको तरीका बताया। उस तरीके से अगर आप करोगे तो बिल्कुल इजीली, आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे? अपनी वही ट्रिक है, उस तरीके से ही आपको चलना है अच्छे से। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। N2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन जब सम संख्या में होंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय। वही तरीका है, वही ट्रिक है जैसा अपन ने भी समझा। N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? चुंबकीय। कुल मिला के बच्चों कहने का मतलब ये है कि आपको विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है, कितना टाइम आपका बच गया। नहीं तो यहाँ पे अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते फिरेंगे अपन तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में सही नहीं लिख सकते अपन, ठीक है ना, क्योंकि अपने को भाई फिजिक्स भी करना है, बायो भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, तो उतना समय नहीं है अपने पास में कि अपन वो विन्यास लिखे। 100% उसमें गड़बड़ होती है। डायरेक्ट देखो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे कि निम्न में अनुचुंबकीय प्रकृति किसकी होती है, ऐसे 4 ऑप्शन वो दे देगा आपको। तो डायरेक्ट बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। अगर सम संख्या में है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, विषम संख्या में है तो वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे मान लो N2 प्लस है तो N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या है बच्चों अपने पास में? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है तो इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। हरी बात समझ में? जैसे मान लो C2 है, C2 के अंदर अगर आप लोग देखें कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 6 कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के? सम संख्या के। सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी? प्रतिचुंबकीय। प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी? प्रतिचुंबकीय। B2 की निकालो। B2 के में एक बोरॉन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो B2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। ये मैंने एक्सेप्शन में आपको बता दिया, जिसको मैंने बॉस करके बताया आपको। इस पे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं ताकि ये आपको अलग से याद रहेगा कि सम संख्या है लेकिन फिर भी क्या है? ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो डेफिनेटली ये B2 आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये और जो ऑर्डर आना चाहिए उससे थोड़ा डिफरेंट आंसर है इसका। जैसे O2 को निकालो, 16 इलेक्ट्रॉन है, सम संख्या में है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपका किस में आ रहा है? किस ऑर्डर में आ रहा है? बॉस वाले ऑर्डर में। तो इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी बच्चों? अपनी अनुचुंबकीय। ठीक है, आ जाओ। और ये एक्सेप्शन है जिनको अपन को याद रखना है। Cn माइनस, कार्बन में देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 और 6 कितने हो गए? 13 और 1 14। 14 इलेक्ट्रॉन, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। ये एक्सेप्शन में नहीं आता है, तो जो नॉर्मल ऑर्डर होगा उसी हिसाब से अपन चलेंगे। NO प्लस आ जाओ। NO प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन के अंदर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 और 1 प्लस ऊपर अपना लगा हुआ है, तो यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। हरी बात समझ में? तो इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी बच्चों? ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो देखो, ये अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए जिनको हम लोगों ने करा। इस तरीके से आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना अनुचुंबकीय प्रकृति और प्रतिचुंबकीय प्रकृति। और इसमें जो अपना प्रश्न बनता है वो बनता है नेक्स्ट बंद क्रम के ऊपर। बंद क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बंद क्रम। तो बंद क्रम को हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं? कुछ नहीं है, इसका भी मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, प्यार से अपन इसको BO बोलेंगे, 1/2
NB माइनस Na। ये आपने पढ़ा होगा अपने स्कूलिंग टाइम के अंदर कि बंद क्रम निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस Na। NB का मतलब होता है कि BMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NB का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो अपने बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, सिग्मा और पाई वाले, और एंटी बॉन्डिंग में कौन से आएंगे, सिग्मा स्टार, जो भी अपन स्टार में लिखते हैं वो सारे ABMO वाले होते हैं। तो या तो अब देख लो आप, अगर आपको बंद क्रम निकालना है तो पहले उस अणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। आप जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे फिर उसके अंदर आपको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकालो, ABMO में कितने वो निकालो, फिर दोनों को यहाँ कैलकुलेशन करो, तब जाकर के आपका BO निकल के आएगा। इतना समय नहीं है हमारे पास में कंपटीशन में, ठीक। तो इसका भी एक तरीका है डायरेक्ट इसको करने का। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, सीधा तरीका मैं आपको बताऊं इसका। आप क्या करो, 14 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखने वाला हूं मैं BO, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इधर BO। 14th को मैं क्या करता हूं, रेफरेंस मान करके चलता हूं 14 को। जब भी मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, BO जो होगा वो 3 होगा। ये मेरा एक रेफरेंस हो गया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको रेफरेंस मान लिया। अब आप क्या करो, 1 by 1 ऊपर चलो। अगर मान लो 13 इलेक्ट्रॉन हुए तो इससे 0.5 कम कर लो, BO कितना हो जाएगा, 2.5। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो BO कितना हो जाएगा, 2.0। 11 हुए तो BO कितना हो जाएगा, 1.5। अगर 10 हुए तो BO कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हुए आपके 9 तो BO कितना हो जाएगा, 0.5। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हुए आपके 8 तो BO कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, BO 0 होने का क्या मतलब है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई बार जेई में, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा अणु अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व में नहीं है तो आपको सपना थोड़ी आएगा कि यार ये अणु अस्तित्व में नहीं होगा। अस्तित्व में नहीं होने का मतलब क्या है, आप उसका BO चेक करो। अगर मान लो BO उसका 0 आता है तो वो अणु अस्तित्व में नहीं होगा। तो अगर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 होंगे उनका BO कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आप नीचे यहां बढ़ते जाओ। जैसे मान लो अगर 15 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0.5 कम कर दो, 2.5। अगर मान लो 16 इलेक्ट्रॉन है तो BO हो जाएगा 2। 17 इलेक्ट्रॉन है तो BO हो जाएगा 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन है तो BO हो जाएगा 1। 19 इलेक्ट्रॉन है तो BO हो जाएगा 0.5। 20 इलेक्ट्रॉन है तो BO कितना हो जाएगा, 0। हरी बात समझ में। अब देखो 8 से लेकर के 20 तक के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनके BO को हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर आपने 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन तो बताए नहीं। अरे भाई 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s उसमें डायरेक्ट देख करके बढ़ सकते हो। भाई अगर 14 तक के इलेक्ट्रॉन है और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों ही केसेस के अंदर जो फर्स्ट के 4 ऑर्बिटल हैं वो तो सेम ही होंगे, उनमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। वो तो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो उनको तो आप डायरेक्टली देख करके ही बता सकते हो कि भाई उनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे अपन उसका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल निकालेंगे, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आप लोग इसको सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लें, निम्न स्पीशीज में बंद क्रम की गणना कीजिए। जैसे मान लो आपसे बंद क्रम उसने पूछा, आपको फर्स्ट उसने दे दिया N2,
फिर मान लो दे दिया N2 माइनस, फिर दे दिया मान लो O2 माइनस, फिर दे दिया मान लो आपको O2 प्लस, फिर दे दिया मान लो आपको C2, फिर मान लो आपको दे दिया उसने B2। इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल दे दिया और आपको कहा है कि इसका बंद क्रम बताओ। अब एक तरीका तो क्या है, इनका विन्यास लिखो आप, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, इस तरीके से पूरा या तो विन्यास लिखो। फिर देखो Nb में कितना इलेक्ट्रॉन है और Na में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों कैलकुलेट करने के बाद में फिर लगाओ ये वाला फॉर्मूला। कितना ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा, समय कितना ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इतना समय थोड़ी है अपने पास में। और ये गारंटी थोड़ी है कि हर बच्चा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही लिखेगा, कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा, लेकिन हाँ इसको कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप गिने। 14 को हमने रेफरेंस मान लिया है, यहां पे जो आपका ये 14 है, 14 पे नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अब जब आप 14 से ऊपर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम कर दो, 14 से नीचे आओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम कर दो। ठीक है, अब देखो कितनी आसानी से अपने क्वेश्चन होंगे। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 14, तो फिर इसका BO भी कितना हो जाएगा 3। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं N2 माइनस के अंदर 15, 14 तो होते ही है, एक माइनस की वजह से 15 हो गया, यानी कि एक नंबर ऊपर चले गए आप, तो आप BO क्या करोगे 0.5 कम कर दो, तो इसका BO कितना आएगा 2.5। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके इसका BO चेक करना, उसका 2.5 ही आएगा। तो एक तो देखो कितना लंबा प्रोसेस है, विन्यास लिखो, फिर NB और Na को कैलकुलेट करो, फिर वो फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट देखो देखते ही आ रहे हैं आंसर, मैंने यही बोला था, केवल आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन देखने, मुस्कुराना और आंसर टिक कर देना है, गोला भर देना है सीधा। ठीक है ना, अब देखो आ जाओ इस पे, O2 माइनस यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 17, 16 तो होते हैं और एक 17 हो गए, तो देखो 14 पे कितना है 3, 15 पे कितना होगा 2.5, 16 पे कितना होगा 2, तो 17 पे कितना होगा और 0.5 कम कर दो, तो ये इसका BO हो जाएगा आपके पास में 1.5। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होंगे तो BO कितना होगा 1.5, चेक कर लो। ये देखो 17 पे कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। अब आ जाओ आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 प्लस यानी कि 15, 16 थे एक प्लस कर दो तो 15 हो गया, 15 पे BO कितना आएगा 2.5। अच्छा, C2 पे निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 कितने हो गए 12 हो गए, 14 का कितना होता है 3, एक कम करो 13, 2.5 हो जाएगा, एक और कम करो 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। आ जाओ B2 पे। अच्छा, B2 के कितने होंगे 5 और 5 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में 10, तो जब बॉन्ड ऑर्डर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो देखो कितना आसान है इन क्वेश्चनों को करना। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते ही आते हैं, सॉरी नीट और IIT के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया से मैंने आपको इन चीज़ों को समझा दिया है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, वैसे डाउट आने वाला है नहीं, इसकी चिंता मत करो आप तो सीधा इनको अप्लाई करें, इन ट्रिक्स को, बड़े आसानी से आपके प्रश्न जो होंगे वो सोल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो ये होगी आपकी बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर मान लो किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अणु जो होगा वो अस्तित्व में नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, बाकी जिस हिसाब से इनके बॉन्ड ऑर्डर आएंगे वो अपन देख सकते हैं। कभी कभी इसके अंदर प्रश्न पूछता है वो स्टेबिलिटी का, कि निम्न में से कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, निम्न में से कौन सा ज्यादा स्थायी होगा। तो देखो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, अणु का जो स्थायित्व होता है
यानी कि स्टेबिलिटी, दिस इज डायरेक्टली समानुपाती होती है बीओ के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा और ये इसकी होती है बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो हम लोगों ने इसमें देखो अब कितने सारे प्रश्न बन गए आपके। एक आपसे वो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पूछ सकता है, एक आपसे वो बंध क्रम पूछ सकता है, आपसे वो अणु का स्थायित्व पूछ सकता है, उसकी बंध लंबाई का ऑर्डर पूछ सकता है। तो ये एक रिलेशन होता है, इनको आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चों।